स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम आत्मकथ्य इस पाठ का अभ्यास करेंगे। इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आत्मकथा लिखने का निवेदन किया, जबकि जयशंकर जी अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। पर उनके मित्रों के निवेदन का मान रखते हुए उन्होंने इस काव्य की रचना की। इस काव्य में उन्होंने जीवन के प्रति अपने अनुभव का वर्णन किया है। उनके अनुसार यह संसार नश्वर है, क्योंकि हर एक जीवन एक न एक दिन मुरझाई हुई पत्ती सा टूटकर गिर जाता है। उन्होंने इस काव्य में जीवन के यथार्थ एवं अभाव को दिखाया है कि किस प्रकार हर आदमी कहीं न कहीं किसी चोट के कारण दुखी है। लोगों के कहने पर भी वह आत्मकथन लिखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में ऐसा कुछ विशेष नज़र नहीं आता था जिसे वे दूसरों के सामने रख सके। इसी असहमति के तर्क या विचार से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार वर्ष 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। कवि ने इस कविता को छायावादी शैली में लिखा है। कवि ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए खड़ी बोली तथा ललित सुंदर एवं नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। कवि ने इसमें स्वयं को एक साधारण व्यक्ति माना है, जिसमें ऐसा कुछ भी महान एवं रोचक नहीं है जिससे लोग प्रेरित हो और सुख प्राप्त कर सके। यह दृष्टिकोण महान कवि की विनम्रता को प्रदर्शित करता है। अब बच्चों थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं। हिंदी साहित्य के छायावाद के आधार स्तंभ कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ। इनकी शिक्षा 8वीं कक्षा से आगे नहीं हो पाई थी, जिसके कारण इन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। 8 वर्ष की आयु में उनकी आंखों के समक्ष उनके माता पिता व बड़े भाई का निधन हो गया। इन सभी कष्टों को झेलते हुए वे काव्य रचना करने लगे। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी काव्य, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, राज्यश्री नाटक, कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल कहानी संग्रह। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी को एक नई दिशा प्रदान की। उनकी भाषा सरल, सहज है, जो छोटे छोटे वाक्यों में गंभीर भाव प्रकट करती है। उनकी भाषा शैली ओज व माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। प्रकृति प्रेम, देश प्रेम उनके काव्य की विशेषता है। उनका निधन वर्ष 1937 में हुआ। तो पहला काव्यांश है मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। इन पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद भोरे के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हे मन रूपी भोरे, गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। कवि के जीवन की इच्छाएं उचित वातावरण न पाकर मुरझाकर गिर रही है, अर्थात उसके जीवन को सुख पहुंचाने वाली खुशियां एक एक करके उसका साथ छोड़कर चली गई है। इस विशाल विस्तार वाले आकाश में न जाने कितने महान पुरुषों ने अपने जीवन की कथाएं लिखी है। उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वयं अपना उपहास कराते हैं। मेरा यह जीवन अनंत अभावों और बुराइयों से भरा हुआ है, फिर भी मित्रों तुम मुझसे यह कहते हो कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ है, उसे मैं सबके सामने कह डालूं। क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगे? मेरा मन तो खाली गागर के समान है, जिसमें कोई भाव नहीं है। कहीं तुम्हारा मन भी तो मेरी तरह भावों से खाली नहीं है
और तुम मेरे भाव द्वारा अपने मन के खालीपन को भरना चाहते हो। अर्थात ऐसा तो नहीं है कि मेरे खाली जीवन को देखकर तुम्हें सुख प्राप्त होगा। दूसरा काव्यांश है, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊ मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊ मैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, और एक खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह तो दुर्भाग्य की बात होगी कि सरल मन वाले की मैं हंसी उड़ाऊं। मैं तो अभी तक स्वयं दूसरों के स्वभाव को समझ नहीं पाया हूँ। मैं तुम्हारे सामने अपनी कमियां प्रकट करूँ या लोगों के छल कपटपूर्ण व्यवहार को एवं दुनिया से मुझे जो धोखे मिले हैं उन्हें तुम्हें बताऊं। मैं उन मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा को कैसे गाऊं जिसमें हंसते खिलखिलाते हुए प्रिया के साथ बातें होती थी। उन निजी क्षणों का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। उन क्षणों को लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। कवि अपनी आत्मकथा बताते हुए कहते हैं कि मुझे जीवन में वह सुख कहाँ मिला जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया। सुख तो मेरी बाहों में आने से पहले ही मुस्कुराकर भाग गया। अर्थात मेरी अभिलाषाएं कभी सफल नहीं हुई, मुझे कभी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तीसरा काव्यांश है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इन पंक्तियों में कवि अपनी प्रिया के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके लालिमा युक्त गालों को देखकर ऐसा लगता था जैसे प्रेम बिखेरती उषा उदित हो रही हो। अर्थात ऐसा लगता था जैसे उषा भी अपनी लालिमा उसी से लिया करती थी। आज मैं उसकी ही यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते की थकान दूर करता हूँ। अर्थात उसी की यादें मेरे थके हुए जीवन का सहारा बनी। मेरे जीवन में सुख के ऐसे पल कभी नहीं आए जिनसे तुम प्रेरित हो सको। इसीलिए क्यों तुम मेरे जीवन की कहानी को खोलकर उधेड़कर देखना चाहते हो। मेरे इस छोटे से जीवन में अभाव से भरी बड़ी बड़ी कथाएं हैं। मैं अपने जीवन की उन सामान्य गाथाओं को कैसे कहूँ। मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं दूसरे महान लोगों की कथाओं को सुनता रहूं और अपने बारे में चुप रहूं। भला तुम मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकोगे। मेरा दुख इस समय शांत है, वह अभी थक कर सोया है, इसीलिए अभी आत्मकथा को लिखने का उचित समय नहीं आया है। तो बच्चों, इस पाठ का भावार्थ यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।